दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सब मिलके प्रशांत को सरप्राइज़ देते हैं। प्रशांत केक कटिंग करता है और आराध्या को केक खिलाने लगता है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसके कान में पड़ती है, प्रशांत। वो आवाज़ सुनकर प्रशांत झट से सामने देखता है और वो केक का टुकड़ा उसके हाथ से गिर जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं सुहाना खड़ी थी, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। सुहाना, उसके होठ बुदबुदाते हैं, लेकिन आराध्या उसके होठों की फुसफुसाहट भी सुन लेती है। सुहाना शब्द सुनते ही उसका दिल बैठ जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुहाना एकदम से आती है और प्रशांत के सीने से लग जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। शकुंतला, सैम, आराध्या और यहाँ तक कि प्रशांत भी, चारों ही हैरान थे और एकदम सुन्न हो गए थे। आराध्या एकटक सुहाना को ही देखे जा रही थी, जो अभी भी प्रशांत के सीने से लगी हुई थी। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी, जबकि प्रशांत के हाथ हवा में ही थे। सुहाना रोते हुए प्रशांत से माफ़ी मांग रही थी, यहाँ तक कि रोने की वजह से उसकी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी। और फिर एकदम से वो बेहोश होकर प्रशांत की बाहों में झूल जाती है। वो गिरने वाली होती है, तभी प्रशांत उसे थाम लेता है और तब उसे पता चलता है कि सुहाना तो बुखार से तप रही है। इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, वो शकुंतला की तरफ देखते हुए बोलता है। हालांकि किसी का मन नहीं था सुहाना का नाम भी सुनने का, लेकिन इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि इंसानियत के नाते उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी जगह कोई और होता तो भी सब उसकी मदद करते। आराध्या बस प्रशांत को ही देखे जा रही थी और सैम आराध्या को, क्योंकि उसका चेहरा देखकर वो समझ गया था कि उसका दिल बुरी तरह टूट गया है। इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये सैम समझ सकता था। शकुंतला बिना किसी भाव के, एक काम करो, इसको अंदर गेस्ट रूम में ले चलो और डॉक्टर को फ़ोन करो। सबको उसकी बात सही लगती है, क्योंकि ऐसे किसी बीमार को छोड़ देना ये भी सही नहीं था। खैर, प्रशांत सुहाना को अंदर गेस्ट रूम में ले जाता है और आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। तब तक सैम ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। वो बात अलग थी कि सुहाना को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अचानक से ये वापस क्यों आई है। अब जब प्रशांत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा है, जब वो खुश रहने लगा है, तो फिर अब अचानक से ये क्यों वापस आई है। बस यही सवाल दौड़ रहा था सैम के दिमाग में। और सच में अब सुहाना के वापस आने का क्या मतलब था? कहीं कोई मकसद तो नहीं उसके वापस आने के पीछे, या वो सच में बदल गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो फिर से प्रशांत की ज़िंदगी में आना चाहती है, फिर से उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती है, या कुछ और इरादा है उसका। खैर, ये सब तो सुहाना के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सब डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रशांत एक कोने में खड़ा था। चंद पलों के लिए उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, जिस पर सुहाना ने आकर रोक लगा दी थी। कितना खुश था वो आराध्या के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, और कितने ही सपने सजा रखे थे आराध्या ने कि आज वो हर हाल में अपने दिल की बात उससे कह देगी। लेकिन हुआ कुछ और। फिलहाल तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और सुहाना का चेकअप करते हैं। सुहाना का चेकअप करने के बाद वो सबको बताते हैं कि सुहाना पिछले 2-3 दिन से भूखी है और उसे बहुत तेज़ बुखार है। इसकी हालत काफ़ी नाजुक है और इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सदमे में हो। बाकी तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ टेस्ट वगैरह भी करने होंगे। फ़िलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। और इनके होश में आने के बाद इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा और ये दवाइयाँ समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ और ढेर सारी सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम, जो कब से खुद को रोक कर बैठा था, आखिर वो बोल ही पड़ता है, समाज सेवा करने का कोई शौक़ नहीं है हमें, और इन जैसे लोगों की सेवा करने का तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ये होश में आती है, इसको खाना खिलाओ और यहाँ से चलता करो। ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें वो प्रशांत की तरफ देखकर बोलता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था प्रशांत को कि जितना ही ऊपर से सख्त बनता है, अंदर से उतना ही मासूम और नरम दिल है और किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकता, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। इतना कहकर वो वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। गुस्सा तो शकुंतला को भी बहुत आ रहा था। उसे भी सैम की बात सही लगती है। वो भी प्रशांत की तरफ देखकर, सैम बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रशांत, हमारा अब इस लड़की से कोई मतलब नहीं है।
मैं दोबारा नहीं देखना चाहती, ना इस घर में ना तेरी ज़िंदगी में। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ रह जाते हैं बस प्रशांत, आराध्या और बेहोश पड़ी सुहाना। आराध्या को तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो प्रशांत का चेहरा देखती है जिस पर कोई भाव नहीं थे, ना दुख, ना दर्द, ना कोई तकलीफ, ना खुशी, ना कोई उमंग। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना के होने या ना होने से अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात अगर वो खुद कहे तो ही यकीन हो सकता है ना। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर इतने साल बाद ये लड़की लौटकर क्यों आई है, और उसका परेशान होना लाजिमी था। कितने टाइम से वो प्रशांत के साथ रह रही थी, उसे अच्छे से जान गई थी, उसके नेचर को समझ गई थी, प्रशांत की अच्छाइयों को समझ गई थी, और इन्हीं अच्छाइयों से तो प्यार कर बैठी थी वो। और अब जब सब कुछ सही होने जा रहा था तो अतीत के कुछ पन्ने फिर से खुल गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रशांत का चेहरा दूसरी तरफ था। ना तो वो सुहाना की तरफ देख रहा था और ना ही आराध्या की तरफ। आराध्या बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, पर फिर प्रशांत की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, आराध्या। आराध्या के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर प्रशांत की तरफ देखती है। प्रशांत उसकी तरफ देखता है और फिर एकदम से, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रुक सकती हो? वो बेचैनी से बोलता है, जैसे कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ मत जाओ। कहीं ना कहीं प्रशांत भी जानता था कि अगर कोई उसे समझता है, अगर कोई उसे संभाल सकता है तो वो बस आराध्या ही है। आराध्या भी समझ जाती है कि इस वक्त प्रशांत की हालत क्या है। वो लड़की एकदम से उसके पास लौट आई जिससे वो कभी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, और वो लड़की उसे छोड़कर चली गई थी और अब अचानक से लौट आई। और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? अब क्या करेगा प्रशांत? क्या वो फिर से सुहाना को माफ़ करके अपना लेगा या नहीं? बस यही सारे सवाल घूम रहे थे आराध्या के दिमाग में, जिनका फ़िलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। प्रशांत अभी भी बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि रुक जाओ ना थोड़ी देर। आराध्या उसकी बात समझते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाती है। प्रशांत भी उससे कुछ दूरी पर बैठते हुए, पूछोगी नहीं कि ये लड़की कौन है? प्रशांत सुहाना की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। आराध्या उसे क्या बताती कि वो तो उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो अपनी नज़रें झुकाते हुए, मुझे दादी ने पहले ही सुहाना के बारे में बता दिया था, वो धीरे से बोलती है। उसकी बात सुनकर प्रशांत को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले ही ये समझ गया था कि दादी ने सब कुछ बता दिया होगा आराध्या को। इसके बाद 2 पल के लिए दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छा जाती है, जिसे कुछ देर बाद आराध्या तोड़ते हुए, क्या मैं कुछ और पूछ सकती हूँ प्रशांत? वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोलती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि अपने सवाल पूछे बिना रह नहीं सकती थी, और अगर सवाल का जवाब प्रशांत ने वही दिया जो वो सोच रही हैं तो वो उसे सुन भी नहीं सकती थी। फंस गई थी वो एक कशमकश में। प्रशांत गहरी सांस लेकर, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आराध्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से अपनी बात शुरू करे, कैसे उससे पूछे कि क्या आज भी ये लड़की तुम्हारे लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्या आज भी ये तुम्हारी ज़िंदगी में उतना ही महत्व रखती है जितना 4 साल पहले रखती थी। बस सिर्फ इतनी ही बात पूछनी थी उसे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे उसको। प्रशांत उसके बोलने का वेट कर रहा था। क्या हुआ? कुछ ऐसा है जो तुम पूछ नहीं पा रही हो? प्रशांत बिना किसी भाव के बोलता है। आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो कि तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली। पर उसे कौन बताए कि प्रशांत का मन, दिल, सोच, विचार, उसके जज्बात सब उससे जुड़ गए थे। बस वो अपने इसी अतीत की वजह से उससे दूर भाग रहा था, जो आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब आराध्या से रहा नहीं जाता तो आखिर वो बोल ही देती है। देखो, मुझे गलत मत समझना प्रशांत, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अब तुम क्या करने वाले हो। मतलब कि अगर सुहाना वापस तुम्हारे साथ रिलेशन में, बस इतना ही बोल पाती है वो, और बाकी बात अधूरी छोड़ देती है। बड़ी मुश्किल से बोला था ये भी उसने। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि प्रशांत मना कर दे, कह दे कि अब उसे सुहाना के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रहा है, इससे ज़्यादा सुहाना कुछ भी महत्व नहीं रखती उसके लिए। लेकिन अभी तक तो प्रशांत ने खुद ये सब नहीं सोचा था। वो तो अभी इसी चीज़ में उलझा हुआ था कि ये उसके साथ हुआ क्या,
क्यों आई ये लड़की वापस? प्रशांत वहाँ से उठता है और कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़े होते हुए, पता नहीं, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये अचानक से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। अब उसके आगे का कैसे सोचूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, प्रशांत बेबसी से बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो मन में, अब पता नहीं का क्या मतलब हुआ? क्या समझूं मैं इस पता नहीं को कि वो उसे अपना भी सकता है और नहीं भी? वो मन ही मन खिंचते हुए बोल रही थी। प्रशांत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त मानो जैसे थम गया हो और चलने का नाम ही ना ले रहा हो। रात काफ़ी हो गई है आराध्या, जाओ जाकर सो जाओ। प्रशांत उसकी तरफ देखे बिना बोलता है, या शायद उसकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। और तुम्हें नहीं सोना? आराध्या उससे सवाल करती है, जिसका प्रशांत कोई जवाब नहीं देता और वहीं खड़ा रहता है। आराध्या वहाँ से उठती है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाती है। हालांकि प्रशांत का दिल नहीं कर रहा था उसे वहाँ से भेजने का। वो चाहता था कि वो वहीं रहे उसके पास। आराध्या के साथ रहने से उसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, सुकून मिलता था, जो उसे आज तक किसी के साथ नहीं मिला था। उसका दिल तो कह रहा था कि रोक ले उसे, पर प्रशांत चाहकर भी आराध्या को रोक नहीं पाता। वो वहीं खड़ा होकर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखने वाला होता है। तभी आराध्या वापस अंदर आती है और उसके पास जाकर एकदम से सिगरेट उसके हाथ से छीनकर एक तरफ फेंकते हुए, पहले खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पूरे हक के साथ बोलती है आराध्या। आराध्या, मेरा सच में मन नहीं है कुछ खाने का, प्रशांत धीरे से बोलता है। पर आराध्या कहाँ मानने वाली थी। वो एकदम से उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि तुम खाओगे या नहीं, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, खाना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, ये कहते हुए वो भी उसके बराबर में बैठ जाती है। प्रशांत बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था और फिर वो कुछ कहने लगता है, पर आराध्या बीच में ही उसकी बात काटते हुए, बस बहुत नाटक कर चुके हो तुम, तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली मैं, अब चुपचाप खाओ। प्रशांत भी जानता था कि अब ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी और मुझे खाना खिलाए बिना यहाँ से जाएगी भी नहीं। वो हार मानते हुए एक निवाला अपने मुंह में रखने लगता है कि तभी उसे एकदम से आराध्या का ख्याल आता है कि उसने खाना खाया होगा या नहीं। तुमने खाया? वो एकदम से सवाल करता है। आराध्या अपने खुले बालों को कान के पीछे करते हुए, नहीं, अभी नहीं, सोचा था कि केक कटिंग के बाद सब साथ में खाएंगे तो। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। प्रशांत देखने वाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए, तो अब साथ में खा लेते हैं, ये कहता हुआ वो अपने हाथ से ही उसे खिला देता है। क्या बात है, ये सैनिटाइज़र जो कभी किसी के हाथ से नहीं खाता था, जो किसी को नहीं खिलाता था, वो आज अपने हाथ से आराध्या को खाना खिला रहा है। भाई वाह, मुझे लगता है सुहाना के आने के बाद या तो ये दोनों दूर हो जाएंगे या और भी नज़दीक आ जाएंगे। खैर, ये तो आपको आने वाले भाग में पता चलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मैं अगला भाग आपको दे सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।